हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्या केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशन की, जो कि क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर है। सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो लेक्चर 3 है, जिसका टॉपिक है वेपर प्रेशर एंड इट्स अफेक्टिंग फैक्टर्स, राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर के बारे में कि वेपर प्रेशर होता क्या है। तो जब हम वेपर प्रेशर को डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर जब हमने रख रखा है तो उस समय जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है लिक्विड की वेपर्स के द्वारा लिक्विड की सरफेस पर, और वो भी कब, जब लिक्विड और वेपर के बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो चुका है, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। तो हम क्या बोल देंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द vapors of a liquid on the surface of liquid at the equilibrium conditions of vapors and liquid is known as vapor pressure। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर लगाया जाता है। प्रेशर कौन एक्सर्ट करता है? लिक्विड के वेपर्स एक्सर्ट करते हैं। कहाँ एक्सर्ट करते हैं? लिक्विड की सरफेस पे एक्सर्ट करते हैं। कब लगता है ये? तो जब लिक्विड और वेपर्स के बीच में इक्विलिब्रियम कंडीशन स्टैब्लिश हो जाती है तब लगता है, राइट। अब आगे देखिए, वेपर प्रेशर इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड। किसी भी लिक्विड की जो वेपर प्रेशर की बात करते हैं वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि हर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी और किसी एक लिक्विड का वेपर प्रेशर दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होगा। वो लिक्विड का खुद का ओन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कहलाएगा, राइट। अब आगे देखिए, अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर के बारे में कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। उसमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लिक्विड। यानी कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के बीच में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नेचर क्या है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, वहां से डिसाइड होगा कि लिक्विड का वेपर प्रेशर कैसा आएगा और कितना आएगा। तो देखिए क्या रिलेशन है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि किसी भी लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करता है, और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा उस लिक्विड का वेपर प्रेशर उतना ही हाई होगा। तो हम क्या बोल देंगे, लिक्विड्स हैविंग weak intermolecular force of attraction have high vapor pressure and are volatile in nature। जिन लिक्विड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है उनका वेपर प्रेशर हाई होगा, और ऐसे लिक्विड्स वॉलेटाइल नेचर के होंगे। वॉलेटाइल नेचर का मतलब है ऐसे लिक्विड्स की वेपर इजीली बन जाएगी। अब जरा इसका कंसेप्ट समझेंगे, ऐसा कैसे होता है। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ने पर आराम से अट्रैक्शन फोर्स वो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वीक है। तो जब वो आराम से मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए तो आराम से उनकी वेपर बन जाएगी, और जब वेपर ज्यादा मॉलिक्यूल्स की बनेगी तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के द्वारा एक्सर्ट किया जाएगा और वेपर प्रेशर की वैल्यू हाई आएगी। तो इसका मतलब है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होने से वेपर प्रेशर हाई आएगा। अब इसका ऑपोजिट बात समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में नहीं जा पाएंगे लिक्विड के, कम मॉलिक्यूल्स की ही वेपर बनेगी। अब जब वेपर ही कम मॉलिक्यूल्स की बन रही है तो उनके द्वारा एक्सर्ट किया गया प्रेशर भी कम होगा, तो वेपर प्रेशर लिक्विड का लो आएगा। अब एग्जांपल से समझते हैं, डाई मैथिल ईथर हैज ग्रेटर वेपर प्रेशर देन एथिल अल्कोहल। डाई मैथिल ईथर और अगर हम एथिल अल्कोहल का कंपैरिजन करें तो डाई मैथिल ईथर का वेपर प्रेशर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि डाई मैथिल ईथर में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि एथिल अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है। क्यों स्ट्रांग है ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है क्यों है। तो डाइमेथिल ईथर में वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से उसमें वेपर प्रेशर की वैल्यू हाई दिखती है, जबकि एथिल अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है कंपैरेटिवली, इसलिए यहाँ पे वेपर प्रेशर की वैल्यू लो रहेगी एथिल अल्कोहल में, राइट। अब आगे देखिए ध्यान से, सेकेंड जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। और बहुत सिंपल सी बात है कि वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी कम होगा। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए समझते हैं इसको। वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर, ये तो हमने बोल ही दिया है कि किसी भी लिक्विड का, किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ड्यू टू इंक्रीज इन द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है लिक्विड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उनकी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। बाय विच मोर नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स, बाय विच मोर नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स कैन गो इनटू द वेपर फेज। जिससे क्या होगा भाई, जब लिक्विड की एस्केपिंग टेंडेंसी टेम्परेचर के साथ बढ़ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर फेज में जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड मॉलिक्यूल्स जब वेपर फेज में जाएंगे तो वेपर भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स की बनेगी और वेपर प्रेशर भी ज्यादा एक्सर्ट होगा। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ज्यादा वेपर प्रेशर की वैल्यू लिक्विड के लिए आती रहेगी। ओके, तो हम क्या बोल देंगे, वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ। ओके, अब आगे देखिए। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। यानी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस आपने ले रखे हैं, उनके लिए राउल्ट्स लॉ क्या है। यहाँ पे क्लियर कर दें, ये दोनों लिक्विड जिसकी हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन के अंदर, दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड हैं, दोनों की वेपर बनती है, दोनों के द्वारा ही वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, राइट। और उन दोनों लिक्विड लिक्विड वाले सॉल्यूशन के लिए, या यूं कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड वाले सॉल्यूशंस के लिए, राउल्ट ने क्या लॉ दिया उसको डिस्कस करते हैं। देखिए क्या कहा राउल्ट ने। तो राउल्ट ने कहा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant temperature for liquid liquid solution, the partial vapor pressure of each volatile liquid component is directly proportional to its mole fraction present in the solution। पहली बात तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। दूसरी बात ये हम किसके लिए कर रहे हैं, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए। क्या बात कर रहे हैं कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर का क्या मतलब हो गया स्टूडेंट्स, कि जो वेपर प्रेशर उस लिक्विड का होगा मिक्सचर के अंदर, उसको क्या बोलेंगे, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट। जो आपके पास दो लिक्विड हैं, दोनों की अलग अलग बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल बात कर रहे हैं कि ईच वोलेटाइल लिक्विड कंपोनेंट के लिए जो पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड की मोल फ्रैक्शन पे जो कि सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। कंसीडर अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग Na मोल्स ऑफ लिक्विड A एंड Nb मोल्स ऑफ लिक्विड B। आपके पास दो लिक्विड हैं, एक है लिक्विड A और एक आपने लिया है लिक्विड B। लिक्विड A के जो मोल्स हैं वो है Na मोल्स, और लिक्विड B के जो मोल्स हैं वो है Nb मोल्स। अब आगे देखिए, जो लिक्विड A है उसका मोल फ्रैक्शन है XA और जो लिक्विड B है उसका मोल फ्रैक्शन है XB। तो हम बोल देंगे द मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A इज XA व्हाइल दैट ऑफ लिक्विड B इज XB। अब यहाँ पे जो दोनों लिक्विड हैं उनके पार्शियल वेपर प्रेशर अलग अलग हैं और उनके वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म भी अलग अलग हैं। पार्शियल वेपर प्रेशर का मतलब हो गया जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है मिक्सचर के अंदर, और वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म का मतलब हो गया उस लिक्विड का खुद का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म जो कि कांस्टेंट होता है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे द पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड A इज PA and that of liquid B is PB and their vapor pressure in the pure form are P naught A and P naught B respectively. Thus according to Raoult's law, अब Raoult's law के अकॉर्डिंग क्या होगा कि लिक्विड A के लिए PA is directly proportional to XA. Partial vapor pressure of liquid is directly proportional to mole fraction of liquid. प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। जैसा कि अभी कहा P नॉट A जो वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म फॉर लिक्विड A है वो कांस्टेंट टर्म है, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते कांस्टेंट आएगा, तो PA इज इक्वल टू P नॉट A XA आ जाएगा। यहां से कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे XA बढ़ेगा वैसे वैसे PA की वैल्यू बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफ के अंदर कि XA यहाँ पे जीरो था, जीरो था मतलब आपके पास A कंपोनेंट बिल्कुल नहीं था और सारा का सारा B कंपोनेंट था। अब जैसे जैसे आप XA बढ़ाते जा रहे हो, XA बढ़ने पर जो PA की वैल्यू है वो भी बढ़ेगी और बढ़ते 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 मैक्सिमम आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पर आते आते क्या होगा, XA 1 हो जाएगा, XB 0 होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज 1 एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज 0। और ये वाली कंडीशन जब आएगी तो मिक्सचर का टोटल प्रेशर P नॉट A के इक्वल आ जाएगा, यानी PA इज इक्वल टू P नॉट A XA हो जाएगा। कब? जब XA इक्वल टू 1 है। अब इसी तरह से अगर हम कहते हैं PB के लिए तो PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। वो वाली बात आपको यहाँ से समझ में आएगी कि XA 1 है यानी आपके पास सिर्फ और सिर्फ A कंपोनेंट है, B कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन 0 है। तो जैसे जैसे B कंपोनेंट बढ़ेगा,
बी कंपोनेंट बढ़ने पर उसका पार्शियल वेपर प्रेशर पीबी भी बढ़ेगा, और जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी ये वाली पी नॉट बी वाली, यानी आपके पास पीबी पी नॉट बी के इक्वल आएगा, वो कब आएगा जब एक्स बी 1 है, राइट। तो जो ये वाला ग्राफ है जो हमने यहां से शुरू किया है लेफ्ट हैंड साइड से सेंटर से, दिस इज फॉर द पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। सिमिलरली जो ये वाला ग्राफ है जो हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया है सेंटर से ओरिजिन से, दिस इज पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। और यहाँ जो हम पाथ डिफरेंस बता रहे हैं वो है टोटल प्रेशर विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। भाई एक बार इसको समझ लेते हैं और अच्छे से, ग्राफ से तो हमने समझा दिया है, एक बार इसको डेरिवेशन से भी समझ लेते हैं कि राउल्स लॉ ने क्या कहा। तो जैसा कि अभी मैंने कहा सिमिलरली फॉर लिक्विड बी, जैसे लिक्विड ए के लिए था वैसे कि वैसे लिक्विड बी के लिए क्या हो जाएगा, पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, यानी कि वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर लिक्विड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी। सो पी बी इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा पी नॉट बी जो कि है वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म फॉर लिक्विड बी। तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। ये आ गया इक्वेशन 2 जो कि लिक्विड बी के लिए है। अब हम क्या जानते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से कि जो मिक्सचर का टोटल प्रेशर आता है वो उसमें प्रेजेंट मिक्सचर में प्रेजेंट जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके पार्शियल प्रेशर के सम के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे देखिए यही बात कही है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर द टोटल प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन मिक्सचर इज इक्वल टू द sum of the partial pressure of all the components present in the mixture, thus P total is equal to PA plus PB। क्योंकि हमारे पास दो कंपोनेंट है यहाँ पे तो टोटल मिक्सचर का प्रेशर कितना आएगा PA plus PB। पी ए कितना आया था अभी हमने इक्वेशन 1 में देखा था पी नॉट ए एक्स ए, राइट। पीबी कितना आया पी नॉट बी एक्स बी, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे सो पी टोटल कम्स आउट टू बी पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अब आगे देखिए ध्यान से, वी नो दैट फॉर एनी सॉल्यूशन, हम जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए उनके जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं सॉल्यूशन के अंदर सभी के मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी है, क्योंकि यहाँ पे दो कंपोनेंट है लिक्विड ए और लिक्विड भी, तो उनके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा 1, तो एक्स ए प्लस एक्स बी कितना आ जाएगा 1। तो एक्स ए को हम एक्स बी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स बी, एक्स बी को एक्स ए के टर्म्स में कैसे लिखेंगे एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। अब ये एक्स ए और एक्स बी की वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो हमारे पास राउल्स लॉ किसी एक लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में आ जाएगा। तो एक एक करके दोनों की वैल्यू पुट करके देखते हैं। Therefore, on putting the value of XA in equation 3, we get क्या होगा इक्वेशन 3 में जब हम XA की वैल्यू पुट कर देते हैं तो P total is equal to P not A, एक्स ए था उसकी जगह हमने रख दिया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, राइट। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए हो गया, एक्स बी कॉमन है, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। ये हो गई इक्वेशन 4 जो कि है राउल्स लॉ इन द फॉर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड बी, राइट। अब इसी तरह से हम क्या करते हैं इक्वेशन 3 में एक्स बी की वैल्यू पुट करते हैं तो राउल्ट लॉ एक्स ए के टर्म्स में आएगा, राइट। तो देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे भी यही बात कही है, देखिए ध्यान से, सिमिलरली ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स बी इन इक्वेशन 3 वी गेट। अब हम क्या कर रहे हैं इक्वेशन 3 जो हमारा राउट लॉ का स्टेटमेंट था फाइनल रिजल्ट था उसमें हम एक्स बी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो अब राउट लॉ एक्स ए के टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाएगा। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी था उसकी जगह हम लिख देंगे 1 माइनस एक्स ए। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ब्रैकेट ओपन कर लिया, अब रीअरेंज कर लेते हैं तो पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए कॉमन पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। तो यहाँ जो आपने एक्स ए लिखा है दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, और ये जो आपने इक्वेशन 5 लिखी है दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर राउल्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, राइट। अब आगे देखिए कुछ स्पेशल नोट की बात करते हैं जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो पी टोटल जिसकी आप बात कर रहे हैं जो कि सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर है वो कैन बी रिलेटेड विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 यही तो बता रहा है कि जो P टोटल है उसे आप एक्स ए और एक्स बी दोनों में से किसी के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी के साथ भी रिलेट कर सकते हो। तो स्पेशल नोट में यही बात फिर से कही गई कि जो सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर है उसे आप सॉल्यूशन के किसी भी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट कर सकते हो, यानी P टोटल कैन बी रिलेटेड विद एक्स ए और एक्स बी इन द अबाउट सॉल्यूशंस, राइट। अब आगे देखिए ध्यान से, सेकंड बात क्या कह रहे हैं, with total vapor pressure over the solution varies linearly with the mole fraction of second component। जो total vapor pressure है solution का वो second component के mole fraction के साथ linearly vary करता है। अब जो थर्ड बात है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कह रहा है जरा देखिए कि अगर आपको वेपर फेज में कंपोजिशन बताना हो लिक्विड्स का क्या होगा,
वो भी आप इस राउट लॉ की हेल्प से कर सकते हो। कैसे? तो देखना जरा ध्यान से। The composition of vapor phase in equilibrium with the solution is determined by the partial pressure of the components of the solution। यानी कि जब हम वेपर फेज में कंपोजिशन की बात करें, जो इक्विलिब्रियम है सॉल्यूशन के साथ, वो कैसे डिटरमाइन होगा? वो डिटरमाइन होगा लिक्विड्स के सॉल्यूशंस के जो पार्शियल प्रेशर हैं उनकी हेल्प से। तो अगर हम बोल देते हैं कि इफ y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2 रेस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज, यानी वेपर फेज के अंदर जो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 है उनकी मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू अगर है y1 और y2, तो क्या हो जाएगा? तो फॉर फर्स्ट कंपोनेंट P1 इज इक्वल टू y1 इंटू पी टोटल। P1 क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट का पार्शियल प्रेशर। y1 क्या है? वेपर फेज में कंपोनेंट 1 का मोल फ्रैक्शन। और पी टोटल क्या है? टोटल प्रेशर। तो y1 जो कि फर्स्ट कंपोनेंट का वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन आएगा, वो कितना आएगा? P1 अपॉन पी टोटल। इसी तरह से कंपोनेंट 2 के लिए क्या बात करेंगे, देखिए ध्यान से। तो इसी तरह से कंपोनेंट 2 के लिए क्या हो जाएगा? P2 दैट इज द पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू y2 इनटू पी टोटल। y2 क्या है? वेपर फेज में लिक्विड का, वेपर फेज में जो सेकंड कंपोनेंट है उसका मोल फ्रैक्शन, और पी टोटल है टोटल प्रेशर। तो y2 क्या हो जाएगा? P2 अपॉन पी टोटल, राइट। तो ये हो गया y2 एंड y1 which are the mole fractions of liquid 1 and liquid 2, or you can say component 1 and component 2 in the vapor phase। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यानी अब हम ऐसे सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जिसमें वोलेटाइल लिक्विड के साथ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर नहीं बनेगी, जिसका वेपर प्रेशर नहीं होगा, जो कि नॉन वोलेटाइल नेचर का होगा, राइट। तो जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, अगर उसको आपने वोलेटाइल लिक्विड में ऐड कर दिया, उसके थ्रू फिर जब आपने सॉल्यूशन बनाया, तो उसके लिए राउल्ट ने क्या कहा? वो जो राउट लॉ है, वो जो राउट लॉ का स्टेटमेंट है ऐसे सॉल्यूशंस के लिए जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, वो क्या है, हम उसकी बात अभी करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant temperature, for any solution, the partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction। तो राउल्ट ने बहुत ही सिंपल और क्लियर बात बोल दी कि जब आपने कांस्टेंट टेम्परेचर रख रखा है, तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए, वो कोई सा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट। अब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे कि हम वोलेटाइल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। वोलेटाइल कंपोनेंट वो, सॉल्यूशन का वोलेटाइल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होगा जिसकी वेपर बनती है, राइट। तो जिसकी वेपर बनती है, जो वोलेटाइल कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस वोलेटाइल कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के। तो अब यहाँ पे आप कह रहे हो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें एक तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और एक वोलेटाइल लिक्विड है, तो ऑब्वियसली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का कोई लेना देना नहीं होगा। तो सॉल्यूशन का प्रेशर आएगा या उस लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर आएगा, वोलेटाइल लिक्विड के जो पार्शियल वेपर प्रेशर की बात करेंगे, वो उस वोलेटाइल लिक्विड के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है। अब इसको समझते हैं आगे, देखिए। तो हम क्या बोल देंगे? फॉर वोलेटाइल लिक्विड ए, यानी जो लिक्विड ए है, मान लीजिए वो वोलेटाइल लिक्विड है, और जो हम उसके अंदर मिला रहे हैं वो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी। ठीक है। तो लिक्विड ए के लिए राउट लॉ से क्या हो जाएगा कि लिक्विड ए का पार्शियल वेपर प्रेशर जो कि पी ए है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लिक्विड के मोल फ्रैक्शन के, दैट इज एक्स ए। तो पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। तो पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए। पी नॉट ए एक्स ए, यहाँ पे पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ए इन प्योर फॉर्म, राइट। और एक्स ए जो है वो है मोल फ्रैक्शन, राइट, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए। अब हम बात करें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी की। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बी, उस तो जब उसकी वेपर ही नहीं बन रही है, वो नॉन वोलेटाइल नेचर का है, तो उसका वेपर प्रेशर भी नहीं आएगा, तो पीबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? जीरो, राइट। तो नाउ अकॉर्डिंग टू राउट लॉ, पी टोटल क्या आता है? पी ए प्लस पीबी। पी टोटल क्या हो जाएगा? पी ए की वैल्यू आपने पुट कर दी, पी नॉट ए एक्स ए। पीबी कितना है? जीरो। तो पी टोटल कितना आ जाएगा? पी नॉट ए एक्स ए, राइट। यहाँ पी टोटल हम किसकी बात कर रहे हैं? पी एस की, जो कि क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा वोलेटाइल कंपोनेंट का, वैसे वैसे उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और आप बढ़ते बढ़ते जब लास्ट कंडीशन आ जाएगी कि आपके पास केवल लिक्विड, वोलेटाइल लिक्विड ही बचेगा, एक्स
A1 हो जाएगा, उस समय PA जो आएगा वो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट P नॉट A के इक्वल आएगा। इस इक्वेशन 1 से आप समझ सकते हैं PA इज इक्वल टू P नॉट A XA है, यहाँ पे अगर आप XA1 रख देते हैं तो PA P नॉट A XA के इक्वल आएगा। ओके, यही यहाँ पे ग्राफ से समझाया गया है। तो हमने डेरिवेशन भी समझा दिया और ग्राफ से भी क्लियर कर दिया और स्टेटमेंट भी बता दिया। अब आगे देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो XA की हम बात कर रहे हैं वो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। जो वोलेटाइल लिक्विड आपने लिया है उसका मोल फ्रैक्शन है XA। PA क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। जो वोलेटाइल लिक्विड है जिसकी वेपर बन रही है उसका पार्शियल वेपर प्रेशर है PA। और P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म फॉर वोलेटाइल लिक्विड। जो वोलेटाइल लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में जो आएगा वो है P नॉट A, राइट। तो हमने क्या कह दिया, PS इज इक्वल टू P नॉट A XA। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P नॉट A क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म फॉर सॉल्वेंट। और XA क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां से हमें पता है P नॉट सॉल्वेंट तो क्या है, एक कांस्टेंट टर्म होती है। तो P सॉल्यूशन किसके प्रोपोर्शनल आया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X सॉल्वेंट, यानी कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर है PS, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड A, दैट इज XA। तो PS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तो यहां से हम राउल्ट के स्टेटमेंट को एक बार और दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, तो हम क्या बोल देंगे, सो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है उसके लिए राउल्ट लॉ ने क्या कहा, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर। कि कांस्टेंट टेंपरेचर पर किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब आगे देखिए, from Raoult's law for solution containing non-volatile solid in volatile liquid we know that। अब हम यहाँ से एक डेरिवेशन कैलकुलेट करने की कोशिश कर, डेरिवेशन डिराइव करने की, एक रिलेशन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए ध्यान से कि राउल्ट लॉ के हिसाब से जो सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है किसमें, वोलेटाइल लिक्विड में, उसमें क्या हो जाएगा, P सॉल्यूशन आएगा P नॉट सॉल्वेंट इनटू X सॉल्वेंट के। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, तो देखिए ध्यान से, तो हम क्या बोल देंगे, PS इज इक्वल टू PO इंटू एक्स सॉल्वेंट, वेयर PS क्या है, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PO क्या है, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म फॉर सॉल्वेंट। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए उसके जितने भी कंपोनेंट्स उनके मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो एक्स सॉल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, 1। तो एक्स सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। ये वैल्यू जो है एक्स सॉल्वेंट की इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट PS इज इक्वल टू PO, और एक्स सॉल्वेंट की जगह आपने रख दिया 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। ब्रैकेट ओपन कर लिया, रीअरेंज कर लिया, यहाँ पे PO को इधर लेके आ गए, तो PS अपॉन PO दिस इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स सॉल्यूट। रीअरेंज कर लीजिए, एक्स सॉल्यूट यहाँ आ जाएगा, PS अपॉन PO इधर आ जाएगा, तो एक्स सॉल्यूट इज इक्वल टू 1 माइनस PS अपॉन PO, राइट। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए क्या आएगा रिलेशन। तो एक्स सॉल्यूट आपके पास आ गया PO माइनस PS अपॉन PO और डेल्टा P अपॉन PO। यहाँ जो डेल्टा P की आप बात कर रहे हो जो कि है PO माइनस PS, PO क्या था, वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म फॉर सॉल्वेंट। PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ज्यादा होता है। फिर जो वेपर प्रेशर में कमी आती है इसको बोलते हैं लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, राइट, जिसको डेल्टा P भी कहा जाता है। और डेल्टा P अपॉन PO या PO माइनस PS अपॉन PO ये कहलाता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो हम क्या बोल देंगे, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट लॉ से हमने एक और चीज क्या डिराइव कर ली कि कांस्टेंट टेंपरेचर पर ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है वोलेटाइल लिक्विड में, उसमें जो रिलेटिव लोवरिंग आती है डेल्टा P अपॉन PO आता है, या PO माइनस PS अपॉन PO जो आता है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। तो देखिए ध्यान से क्या कहा कि द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी कांस्टेंट टेंपरेचर पे ऐसे सॉल्यूशन के लिए जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है वोलेटाइल लिक्विड में, ऐसे सॉल्यूशन के लिए जो रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आती है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल है। तो देयरफॉर हम क्या बोल देंगे, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, PO माइनस PS अपॉन PO, जिसको डेल्टा P अपॉन PO भी बोल सकते हैं। ये किसके इक्वल है, एक्स सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के, जो कि क्या होता है N सॉल्यूट अपॉन N टोटल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा, इस वीडियो में हमने बात की वेपर प्रेशर के बारे में, वेपर प्रेशर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में, राउल्ट लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन क्या होता है, और राउल्ट लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या होता है। और मैं उम्मीद करूंगा जो भी यहाँ पे आपको समझा है वो समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।